हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज इकोनॉमिक्स से 10 प्रीवियस क्वेश्चन। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो सेट 12 देखते हैं। पर भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है? ठीक है, सार्वजनिक निवेश मतलब सरकार द्वारा निवेश करना। तो निवेश ऐसा चीज होता है जो पूंजी का निर्माण करे। ठीक है, उस आधार पर देखने की यहाँ पे कोशिश करें। सभी फसलों के कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन, क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने से पूंजी निर्माण होगा? इसको रहने देते हैं, आगे देखते हैं। प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण। तो प्राथमिक कृषि साख समितियों का यदि हम कंप्यूटरीकरण कर रहे हैं तो विपणन ये सब में सहायता हो सकता है कृषि उत्पादों का। ठीक है, तो ये एक निवेश कहलाएगा। ठीक है, सामाजिक पूंजी विकास, ये भी हो एक निवेश। फिर कृषकों को निःशुल्क बिजली की आपूर्ति। तो कृषकों को निःशुल्क पूंजी की आपूर्ति एक निवेश नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये मुफ्त में दिया जा रहा है, उससे कुछ पूंजी प्राप्त हो नहीं रहा। ठीक है, हाँ, एक प्रोत्साहन किसानों को मिलेगा, वो अलग बात है। तो ये 4 तो हट जाना चाहिए। बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफी, तो ये भी एक निवेश नहीं कहलाएगा। ठीक है, 5 गलती हो गया। अब इसमें आप देख सकते हैं कि 5 5 5 ये गलती है, तीनों में गलती हो जा रहा है। तो आंसर क्या देख लेते हैं। सरकारों द्वारा शीतागार सुविधाओं को स्थापित करना। ठीक है, तो ये एक निवेश कहला सकता है। इसको रखा क्यों गया है, इस पे आप ये दिमाग लगा सकते हैं कि शीतागार है, वहां पे मान लेते हैं कृषि जो उपज है वो सुरक्षित रहेगा। ठीक है, बर्बाद कम होगा, तब जब वो बिकेगा तो उससे जो लाभ आएगा वो क्या करेगा, जीडीपी का निर्माण करेगा। ठीक है, एक पूंजी का निर्माण कर सकता है। इस कारण से 6 को भी सही में रखा है, यानी 2 3 6 है और 3 और 6 है, बट एक भी नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य भी सरकार के खाते से नहीं, खाते से नहीं कह सकते, कम मूल्य में खरीदता है। तो आइए देखते हैं इसको। सार्वजनिक निवेश का अर्थ सरकार द्वारा पूंजीगत संपत्ति बनाने या मौजूदा संपत्ति को बेहतर बनाने के लिए किया गया व्यय, जिससे भविष्य में उत्पादकता या दक्षता बढ़ती है। सभी फसलों के कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना, यह एक मूल्य समर्थन नीति है, ना कि पूंजी निर्माण। यह किसानों को मूल्य जोखिम से बचाने के लिए एक प्रकार की सब्सिडी या बाजार हस्तक्षेप है कि कम से कम यानी कि उचित मूल्य पे क्या है, किसानों को से अनाज ये सब खरीदा जा सके। कर यह दीर्घकालिक संपत्ति नहीं बनाता है और एक नहीं है। प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण कर यह कृषि ऋण प्रणाली के बुनियादी ढांचे में सुधार है। कंप्यूटरीकरण दक्षता, पारदर्शिता और सेवा वितरण में सुधार करता है, जो दीर्घकालिक लाभ प्रदान कर सकता है, ये करता है। सामाजिक पूंजी विकास कर इसमें किसान समूहों, सहकारी समितियों आदि को बढ़ावा देना शामिल हो सकता है। यह सामुदायिक क्षमता, सहयोग और ज्ञान साझाकरण का निर्माण करता है, जो कृषि विकास के लिए महत्वपूर्ण है और इसे एक प्रकार का निवेश माना जा सकता है, क्योंकि यह दीर्घकालिक उत्पादकता और स्थिरता को बढ़ाता है। कृषकों को निःशुल्क बिजली की आपूर्ति, फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। करेगा एक इनपुट सब्सिडी है जो उत्पादन लागत को कम करती है। यह आवर्ती व्यय है और कोई स्थायी संपत्ति ये बनाता नहीं है। बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफी। करेगा एक राहत उपाय है जो किसानों को पिछले ऋणों को माफ करता है। यह भविष्य की उत्पादकता के लिए कोई संपत्ति तो बनाता नहीं है और इसे निवेश नहीं मानता। सरकारों द्वारा शीतागार सुविधाओं को स्थापित करना, यह एक भौतिक बुनियादी ढांचे का निर्माण है। कोल्ड स्टोरेज फसल के बाद के नुकसान को कम करता है और किसानों को बेहतर प्राप्त करने में मदद करता है, जिससे कृषि क्षेत्र की दक्षता बढ़ जाती है। यह सार्वजनिक निवेश का एक स्पष्ट उदाहरण है।
देखिए इसलिए 2, 3 और 6 ही क्या सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है। कर भारत के फर्म में ब्याज व्याप्ति अनुपात, ये बहुत अच्छा टर्म है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पद का क्या महत्व है? तो पहले इसका आंसर ढूंढते हैं, उसके बाद इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। करें उस फर्म जिससे बैंक ऋण देने जा रहा है कि वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है। मतलब कोई ऐसा फर्म है, ठीक है, तो ये रेशियो यानी ब्याज व्याप्ति अनुपात किसी फर्म के बारे में यदि पता है या फिर ये उसको प्रेजेंट करना पड़ता है तभी बैंक ऋण देता है, ठीक है। तो ये उस फर्म को जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है कि वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है, ठीक है। तो ब्याज व्याप्ति अनुपात ये मदद करता है। अब ये होता क्या है समझ में आएगा, तो ये क्यों सही हुआ पता चलेगा। अभी आगे चलते हैं। ये उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है कि आने वाले जोखिम के मूल्यांकन में मदद करता है। तो लगभग दोनों टर्म है, घुरा फिरा कर एक ही बात को कहा है। तो उधार लेने वाली फर्म का ब्याज व्याप्ति अनुपात जितना अधिक होगा उसके ऋण समाशोधन क्षमता उतनी ही खराब होगी। मतलब ऋण चुकाने की क्षमता उतनी ही खराब होगी नहीं। यहाँ पे यदि ब्याज व्याप्ति अनुपात अच्छा है तो वो ऋण को बेहतर तरीके से चुका सकेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहेंगे कि किसके ब्याज व्याप्ति अनुपात यदि बेहतर है तो ऋण चुकाने का समाशोधन क्षमता भी बेहतर ही होगा, खराब नहीं होगा। तो ब्याज व्याप्ति अनुपात क्या होता है? मान लेते हैं कोई फर्म है, ठीक है, तो उसका जो एक लाभ आय आया, टोटल आय मान लेते हैं, न तो वो अभी ब्याज चुकाया है या कर भी जो है वो सब कुछ नहीं चुकाया है, ठीक है। सारा मिलाकर उसके पास मान लेते हैं 10 लाख रुपया सालाना आया। सालाना ये नहीं टाइम पीरियड पे देते हैं, ठीक है। और उसके पास ऋण या ब्याज चुकाने के लिए 2 लाख रुपये उसको चुकाना है। और इसके पास है टोटल कितना, चुकाया नहीं कुछ भी, लेकिन टोटल सम में कितना है 10 लाख। तो इसको ऊपर रखेंगे, यानी कर चुकाने के पहले, ब्याज चुकाने के पहले जो आय होता है उसको ईबिट बोलते हैं, एक टर्म आएगा, ठीक है। और उसके नीचे जो चुकाने का उसका कर्ज है उसको हम नीचे बटा में रखेंगे। तो क्या होगा, 10 लाख और 2 लाख ही तो चुकाना है, लेकिन उसके पास 10 लाख है, तो वो 2 लाख ऋण को 5 बार चुका सकता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है बहुत बेहतर है। और मान लेते हैं 2 लाख ही चुकाना है और 2 लाख ही इसके पास है, सब लाभ ये सब मिलाकर आया है, तो रेशियो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब कि एक तरह से ये क्या है, जितना चुकाना है उतना ही उसके पास है, एक तरह से वो दिवालियेपन की स्थिति होता है, या फिर 1 से कम आ जाए तो, या 1.5 या 2 के आसपास भी रहता है तो बैंक जो होता है ऐसे फर्मों को ऋण देने से हिचकिचाता है, क्योंकि 1.5 और 2 के आसपास है तो वो भी क्या है, ऋण चुकाने में मुश्किल कर सकता है। ऐसा कुछ देखेंगे। करा है ब्याज व्याप्ति अनुपात वही होता है कि एक वित्तीय अनुपात जिसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कोई कंपनी अपनी बकाया ऋण पर ब्याज भुगतान कितनी आसानी से कर सकती है। इसकी गणना सामान्यतः कंपनी की ब्याज और करों से पहले की कमाई EBIT, शायद इसको बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। अच्छा यहाँ ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, नहीं ये नहीं, सॉरी, इसको बोलेंगे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स। मतलब कि इंटरेस्ट और टैक्स चुकाने के पहले का जो आय होता है और ये ICR निकालना है हम, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यानी ब्याज व्याप्ति अनुपात, उसको रखेंगे हम ऊपर और जितना ब्याज चुकाना है उसको रखेंगे नीचे, ठीक है। तो लगभग हमने इसमें जो मेन पॉइंट था वो देख लिया, ठीक। ये दोनों सही होगा, तो ये गलत क्यों होगा वो पता लग रहा है, क्योंकि ये रेशियो घटेगा तो ये जोखिम बढ़ेगा कि बैंक को क्या है, ऋण का भुगतान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं। हाल के बीते दिनों में निम्नलिखित में से कौन से कारक, कौन सी नीतियां भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही थी? ये क्वेश्चन 2021 के आसपास का है, तो चाहे क्वेश्चन जिस वक्त का भी रहे, लगभग ये चारों को अर्थ क्या है, मतलब कि क्या बोल रहा है, हाल के बीते दिनों में निम्नलिखित में कौन से कारक, कौन सी नीतियां भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रहा था। प्रभावित करना
तो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है किसानों से एक उचित मूल्य पे क्या है अनाज को खरीदना, सरकार द्वारा व्यापार करना, ठीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पे मान लेते हैं इन अनाज खरीदा, उसके बाद उसका बफर स्टॉक बनाया, ठीक है। उसके बाद वो क्या है फ्री में मुफ्त अनाज बांटने का काम भी कर सकता है या फिर कुछ कम दामों पे भी देता है। तो ये हुआ कुछ। सरकार द्वारा भंडारण करना, ये भी प्रभावित करेगा, ठीक है। मान लेते हैं सरकार अनाज को जमा करके रखे हुए हैं, बाजार में कमी आ गया, ठीक है। उस वक्त ये क्या करेगा भंडार को रिलीज करेगा, बाजार में चावल को छोड़ेगा, तो ये संतुलन पैदा कर सकता है। या फिर रखे ही रहे तो चावल का बढ़ेगा तो मूल्य बढ़ता रहेगा। उपभोक्ता सहायकियाँ, ठीक है, जिसको सब्सिडीज बोलते हैं। तो ये सब्सिडीज भी क्या कर सकता है चावल के मूल्य को प्रभावित कर सकता है कई तरीकों से। कुछ लोगों को चावल जो है सस्ती कीमत में मिल गया, जिसके कारण क्या होगा चावल की मांग जो है मार्केट में कम भी सकता है, क्योंकि कुछ लोगों को मिल गया। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको चावल क्या है जरूरत है। अब चावल की यदि मांग कम गया तो लोग कम खरीद रहे हैं, उस स्थिति में चावल बेचने वाले वो कम दाम में ना बेचकर उसको बढ़ाकर ही रखेगा, ऐसा कुछ। तो देखते हैं इसको सब्सिडी के बारे में। बाकी चीज तो ठीक है। तो सरकार पीडीएस के तहत पात्र लाभार्थियों को अत्यधिक रियायती दरों पर चावल उपलब्ध कराती है। इस सब्सिडी वाली आपूर्ति के लिए सरकार को बड़ी मात्रा में चावल खरीदना पड़ता है, आमतौर पर एमएसपी पर, यानी कि वही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, जो बाजार की चावल की मांग को कुछ हद तक कम कर सकती है, खासकर निम्न आय वर्ग के लिए, जिससे खुले बाजार की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। अच्छा, ठीक है। क्योंकि ये सभी कारक नीतियां भारत में चावल की आपूर्ति, मांग और समग्र मूल्य निर्धारण तंत्र को प्रभावित करते हैं, इसलिए सभी विकल्प क्या है सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले दशक में भारत श्रीलंका के मूल्य में सतत वृद्धि हुई। तो पिछले दशक की बात कर रहा है, क्वेश्चन 2021 का है, मतलब कि ये दशक 2011 से 2020 का होगा। तो इसमें सिर्फ ये सही बताया गया कि भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में कपड़े और कपड़े से बनी चीजों का व्यापार प्रमुख रहा। बाकी बोल रहा है पिछले दशक में भारत श्रीलंका व्यापारों के मूल्य में सतत वृद्धि हुई, तो चढ़ाव बना रहा था, ऐसा कुछ। तो पहला क्या है गलत है। करे पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार नेपाल रहा है। तो इसके बारे में बोल रहा है नेपाल न रहकर बांग्लादेश ही रहा है, ठीक है। करा यह कथन गलत है, ठीक है। वही उतार चढ़ाव है कि भारत श्रीलंका व्यापार में उतार चढ़ाव देखे गए। उदाहरण के लिए श्रीलंका के आर्थिक संकट, कोविड-19 महामारी जैसे कारकों ने हाल के वर्षों में व्यापार को प्रभावित किया था या किया है। व्यापार में सतत लगातार या बिना रुके हुए वृद्धि होना असामान्य और इस मामले में सही नहीं है। व्यापार के आंकड़ों में वर्ष के दौरान गिरावट और वृद्धि दोनों को देखने को मिलती है। कपड़ा और वस्त्र भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत बांग्लादेश को बड़ी मात्रा में कपास, धागा और कपड़ा निर्यात करता है, जो बांग्लादेश के संपन्न रेडीमेड गारमेंट उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में काम करता है। वहीं बांग्लादेश भी भारत को कुछ मात्रा में तैयार वस्त्र निर्यात करता है, इसलिए यह क्षेत्र द्विपक्षीय व्यापार में प्रमुख है। पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार नेपाल रहा है। यह कथन गलत है। पिछले कई वर्षों से दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार नेपाल नहीं रहा। ऐसे इसको और देख लीजिएगा, हो सकता है बांग्लादेश भी ना हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं, ठीक है। तो ये सब जो सदस्य वाला रहता है ना, इजी क्वेश्चन नहीं रहता, आपको सारा पता होना चाहिए। तो इसको आप ट्रिक से किसी तरह से याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका एवं तुर्की जो है ये G20 के सदस्य सभी हैं। बाकी में कुछ ना कुछ गलत है। तो G20 ध्यान देना है, G20 तो था, बट अभी G20 में क्या है टोटल देश की संख्या बढ़ गया है, क्योंकि 21 के समय में था। यहाँ पे बोल रहा है कि अफ्रीकी संघ जो है 2023 में ही इसका सदस्य बना था, ठीक है। और ये क्वेश्चन पहले का है, इसीलिए 19 देश अब यूई उस वक्त थे। एक अफ्रीकी संघ यदि बढ़ गया तो 21 हो गया।
और इधर देश का ही डेटा के अनुसार ये बना हुआ है ना, हो सकता है इधर और भी बड़ा हो। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होता है सदस्य देश वाले, उसको थोड़ा अपडेट रखने की कोशिश खुद भी कीजिए तो अच्छा रहेगा, ताकि ये सब डेटा गलती होना हो सकता है। तो यहाँ पे क्या क्या है देख लीजिए। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ, ये सब है। क्वेश्चन तो इसी पे है, सदस्य देश के बारे में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। फिर भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार। तो क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान मतलब कि जो संविधान में कुछ वर्णन है, क्या इसके अनुसार केंद्र सरकार जो है आरबीआई को कुछ जनहित का मामला हो तो निर्देश देता है। तो यहाँ पे टर्म है, नीचे ले पढ़ते हैं। आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार पावर आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है। तो सरकार निर्देश भी देने का काम करती है। तो इस अधिनियम के अनुसार, ठीक है, आरबीआई अधिनियम के अनुसार ही देता है, संविधान में वर्णित प्रावधान ऐसा कुछ नहीं, जिस कारण से ये गलत होता है और ये सही होना चाहिए। इसका आंसर सी होना चाहिए, एक और तीन। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आंसर एक और तीन है। तो आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार आरबीआई अधिनियम से प्राप्त होता है, ये कथन सही है। अच्छा, दूसरा गलत है वो देखना है ना। भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देते हैं, ये कथन गलत है। ठीक है, यहाँ पे संविधान के कतिपय प्रावधान में निर्देश देने का अधिकार तो देता है, कार्य केंद्र सरकार को आरबीआई के निर्देश देने का अधिकार भारतीय संविधान से नहीं बल्कि आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 7 से मिलता है। भारत में नियोजित अनियत मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं, तो नहीं, ये गलत है। ठीक है, अब जब ये गलत हो गया तब इसमें आंसर क्या है, काहे कि दो ऑप्शन तो मैक्सिमम है ही सब में, दो ऑप्शन मैक्सिमम सब में है ही, तो फिर ज्यादा ढूंढने की जरूरत है नहीं। इस स्थिति में 2 और 3 को आंसर कर लेंगे। सभी अनियमित मजदूर नियमित कार्य समय एवं समयोपरि भुगतान के हकदार हैं, ये तो सही है, बट अब यूपीएससी इसको क्यों सही मानता है पता नहीं। ठीक है, लेकिन इसको सही ही माना है। सरकार अधिसूचना के द्वारा यह भी निर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी करेगा। अच्छा, ये यहाँ तक सही है, इसका डिस्क्रिप्शन कुछ और पढ़ रहे थे तब गलत मान रहे थे। सरकार अधिसूचना के द्वारा यह भी निर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का दान कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं। कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्णन उपबंध अधिनियम 1952 उन प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जिनमें 20 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। इस अधिनियम के तहत पात्र कर्मचारियों को ईपीएफ का लाभ मिलता है, चाहे वह स्थायी हो या अनियत हो। हालांकि यह सभी अनियत मजदूरों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि कई अनियत मजदूर ऐसे छोटे प्रतिष्ठानों में या असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं जो ईपीएफ अधिनियम के दायरे में नहीं आता है। चलिए 8वां नंबर देखते हैं। आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है। मान लेते हैं कि आर्थिक मंदी आ गया। ठीक है, करों की दर में कटौती के साथ ब्याज दरों में वृद्धि करना। आंसर तो कोई एक ही होगा। सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना। करों की दर में वृद्धि के साथ साथ ब्याज दरों में कमी करना। सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में कमी करना। करों की दर में कटौती करना। करों की दर में कटौती यदि करते हैं, ठीक है, तो यहाँ तक तो एक कथन सही है। करों की दर में यदि कटौती करते हैं तो जनता के पास पैसा अधिक रहेगा। ठीक है, तो मांग अधिक कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था में विकास हो सकता है। बट आगे है कि के साथ साथ ब्याज दर में वृद्धि करना।
यदि ब्याज दर अधिक कर दिया, मतलब लोगों को ब्याज अधिक बैंक यदि दे रहा हो, ठीक है, वही तो होना चाहिए, हाँ ब्याज तो वही होता है, इंटरेस्ट, तो लोग क्या करेंगे, अपने पैसे को बैंकों में जमा कर देंगे, जिसके कारण मार्केट से जो तरलता है या लिक्विडिटी है वो कम सकता है, जिसके कारण यहाँ पे ये दो कॉन्ट्रास्ट वाले ऑप्शन को एक साथ डाल दिया है। करें सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना, तो सार्वजनिक परियोजना है बहुत सारा, स्कूल, कॉलेज, मेडिकल, रेलवे, ये सब का विकास, सड़क, ये सब का विकास करना हो, तो वहाँ पे यदि वो कर रहा है तो डायरेक्ट क्या है, मार्केट में पैसा आ रहा है, तो ये मंदी को कम करने में मदद कर सकता है, यही आंसर को है। आगे क्या है, कर की दरों में वृद्धि के साथ साथ ब्याज दरों में कमी। करे कर की दर में मान लेते हैं वृद्धि कर दी, तो ये क्या करेगा, लोगों के पास पैसा कम जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ दोनों चीज हो गया, तो यहाँ पे एक दूसरे से फिर कॉन्ट्रास्ट बोला हो गया, ब्याज दर में कमी कर दिया, मान लेते हैं ब्याज दर में लोग कम कर दिया, तो लोग बैंक में पैसा जमा नहीं करना पसंद करेंगे, लेकिन करों की दर में वृद्धि से पैसा क्या है, लोगों के पास घट भी रहा है, तो आर्थिक मंदी को ये सही से क्या है, सॉल्व नहीं कर पाएगा। सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में कमी करना, तो ये भी है, मार्केट में तरलता है, लिक्विडिटी कम करेगा तो गलत हो जाए, यही समझाया गया है, इसलिए इस पे आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर किसी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है यदि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यह बताना है। क्या इसके स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, इसकी पूरक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो। यहाँ पे दो टर्म है, पूरक वस्तु और स्थानापन्न वस्तु, ठीक है। बाजार मांग को बढ़ाना है, यहाँ पे टर्म ये है, इसके अनुसार विचार करेंगे, आगे भी देखेंगे। अरे इसके स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, तो स्थानापन्न वस्तु क्या होता है, एक वस्तु की जगह पर हम दूसरे वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, तब वो स्थानापन्न वस्तु कहलाता है। मान लेते हैं चाय है और कॉफी है, ठीक है, दोनों में मान लेते हैं कि सेम रेट पे 10 रुपये कप मिल रहा है, ठीक है। इस स्थिति में तो कुछ जो उसको जो पसंद है वो पिएगा, यहाँ पे कोई फर्क मांग ये सब में पड़ने वाला नहीं, रुचि के अनुसार मार्केट चलता रहेगा। लेकिन मान लेते हैं कि कॉफी का दाम 15 रुपया हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे रुचि होने के बावजूद भी सोचते हैं 5 रुपये एक्स्ट्रा देने से अच्छा है कि हम कॉफी ना पीकर चाय ही पी लें। तो एक वस्तु दूसरे को जब रिप्लेस कर देता है तो वो स्थानापन्न कहलाता है। तो मान लेते हैं तो उसका स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो गया, तो कॉफी को स्थानापन्न करने वाला वस्तु कौन हो गया, चाय, तो चाय की मांग यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो बाजार मांग बढ़ती है। पहला कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कर इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, तो पूरक वस्तु क्या है, चाय बनाना हो या कॉफी बनाना हो, ठीक है, उसके लिए चीनी की जरूरत पड़ेगा, ठीक है, चीनी की जरूरत यदि पड़ेगा, मान लेते हैं चीनी की कीमत में ही वृद्धि हो जाए, तो वहां पे क्या है, दोनों का दाम बढ़ भी सकता है। उस स्थिति में क्या होगा, उस वस्तु की मांग घट सकता है, कीमत यदि बढ़ गया तो मांग घट सकता है। तो यहाँ पे बाजार मांग बढ़ेगा नहीं पूरक वस्तु में। पूरक वस्तु है सप्लीमेंट जिसको बोलते हैं, चाय जो है चीनी के बिना बनेगा नहीं, कॉफी भी है तो चीनी के बिना नहीं बनेगा, दूध भी उसका पूरक वस्तु कहलाएगा, ठीक है, पानी फ्री है वो पूरक वस्तु नहीं कहलाएगा। वस्तु घटिया किस्म की है और उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि होती है, तो यदि वस्तु घटिया किस्म की है या गिफिन वस्तु इसी को बोलते हैं। अच्छा, गिफिन वस्तु थोड़ा अलग चीज होता है, तो वस्तु घटिया किस्म की है और उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि होती है। तो जब उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि होती है तो निम्न कोटि का जो वस्तु है उसका मांग क्या होने लगता है, कम होने लगता है। लोग सोचते हैं कि थोड़ा बेहतर वस्तु का प्रयोग किया जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, मांग घटिया किस्म की वस्तु का यदि उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि होता है तो घट जाता है, इसकी कीमत घटती है। कीमत यदि किसी वस्तु का घटता है तो जनरली क्या है, उसका मांग बढ़ता है। और एक गिफिन वस्तु की बात कर दिए थे, तो गिफिन वस्तु का कीमत घटने से उसकी मांग बढ़ता नहीं है, वो एक अपवाद हो जाता है। लेकिन जनरली किसी वस्तु की कीमत यदि घटता है तो उसका मांग बढ़ता है, ठीक है।
तो 1 और 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बात वही है, इसीलिए इसको पढ़ना नहीं है। आगे देखते हैं। भारत में शहरी सहकारी बैंक, यहाँ पे एक टर्म आया है शहरी सहकारी बैंक, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उनका पर्यवेक्षण एवं विनियमन किया जाता है। तो यहाँ पे बैंक से रिलेटेड बात है, ठीक है। तो राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा यहाँ पे उनका पर्यवेक्षण और विनियमन रेगुलेशन किया जाता है। क्या ये राज्य सरकार के अधिकार में होगा? एक कॉमन सेंस से नहीं भी पता होगा तो इसको गलत आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि राज्य सरकार का यहाँ पे अधिकार नहीं होता है। शहरी सहकारी बैंकों में कुछ अधिकार राज्य सरकार का होता है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं सिर्फ एक ही राज्य में है तो कुछ नियम जो कानून है शहरी यानी कि राज्य सरकार बनाता है। अब 2 राज्यों में शहरी सरकारी बैंकों का क्षेत्र पड़ गया तो उस स्थिति में केंद्र सरकार होता है। लेकिन विनियमन करना है, रेगुलेशन ये सब करना है, तो आरबीआई के नियमों के अनुसार हो सकता है। इस कारण से पहला कथन क्या होगा? गलत। फिर है वह इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर जारी कर सकते हैं, तो ये शहरी सहकारी बैंक करता है। उन्हें वर्ष 1966 में एक संशोधन के द्वारा बैंक कार्य विनियमन अधिनियम 1949 के कार्य क्षेत्र में लाया गया था, तो शायद इसके लिए सही ही है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होना चाहिए। पहला कथन जो गलत है वो देख लेते हैं। शहरी सहकारी बैंकों का विनियमन दोहरा होता है। पंजीकरण, प्रबंधन, प्रशासन और परिसमापन जैसे सहकारी पहलू राज्य सरकार या बहुराज्य सहकारी बैंक होने पर केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। अब कोष्ठ वाले देखते हैं क्या बोल रहा है। सहकारी समितियों के रजिस्टर, अच्छा, इन सहकारी समितियों के रजिस्टर के अधीन आते हैं। अच्छा, बैंक से संबंधित कार्य जैसे लाइसेंसिंग, ब्याज दरें, पूंजी प्राप्यता, ऋण नीतियां, निवेश और विवेकपूर्ण मानदंड भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या है? बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों के तहत विनियमित और पर्यवेक्षित किए जाते हैं। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 2020 ने आरबीआई की शक्तियों को और मजबूत किया है, जिससे आरबीआई को यूसीबीएस शहरी सहकारी बैंकों के प्रबंधन, समामेलन और पुनर्निर्माण पर अधिक नियंत्रण मिला है। इसलिए यह कहना है कि केवल राज्य सरकार द्वारा स्थापित स्थानीय मंडल पर्यवेक्षण और विनियमन करते हैं, ये क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो आज हमने 10 क्वेश्चन क्या है देख लिया, ठीक है। किससे रिलेटेड? तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो कल रहेगा ज्योग्राफी से 10 प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक, उसका विश्लेषण रहेगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मिलते हैं कल ज्योग्राफी के क्वेश्चन के साथ।